गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब विश्व में लोगों को खाने की, न कमाने की और न ही फसलें पैदा करने की अकल थी, उस समय भारत में समृद्ध शिक्षा पद्धति थी। उस समय भारत में 7,42,000 से ज्यादा गुरुकुल थे भारत में। और लोग कहते हैं भारत के लोग उस समय तो कुछ जानते ही नहीं थे। गांव गांव में गुरुकुल की स्वस्थ परंपरा थी। पूरे गांव को हम पिंड बोलते थे। पूरे गांव को कई बार हम लोग अपना देहात बोलते थे। इस गांव को अलग नामों से जाना जाता है। पिंड का मतलब क्या है? पिंड का मतलब है संपूर्ण रूप से बना हुआ, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें हर प्रकार का वर्ग एक दूसरे का पूरक है। वहाँ रहने वाले गुरु, शिक्षा देने वाले गुरु, आपके गांव में रहने वाले जो साथी मददगार हैं, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो गडरिया हो, चाहे वो आपका मोची हो, दर्जी हो, नाई हो, अनेकों जातियों के लोग, ये सब आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। इस स्वस्थ परंपरा में हर गांव में एक गुरुकुल होता था और उसके कारण से शिक्षा व्यवस्था समृद्ध थी, संपन्न थी, और इसीलिए विश्व गुरु भारत बना। ये कोई ऐसे ही नहीं बोला गया, इसके पीछे कारण है। एक विदेश का मतलब ब्रिटेन का एक शासक एक यहाँ कर्नल आया और वो लड़ने गया। ये टीपू सुल्तान के पिताजी उस समय थे, हैदर अली, उनसे लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद उनकी नाक काट दी गई। तो नाक काटने के बाद वहाँ कर्नाटक में एक स्थान है बेलगांव, वहाँ पर वो जब गुजर रहे थे तो एक व्यक्ति ने बोला, भाई आपकी नाक कटी हुई है, मैं आपकी नाक जोड़ सकता हूँ। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ नाक जोड़ने की कैसे हो सकता है। उसकी नाक उन्होंने 20-21 दिनों में जोड़ दी। परिचय होते होते पता चला कि उन्होंने हिमाचल की कांगड़ा विश्वविद्यालय से सर्जन सीखा है। यानी भारत में कैसी परंपरा रही। वो एक विश्वविद्यालय जिसकी मैंने बात की है, कांगड़ा विश्वविद्यालय, जहाँ पर 500 से ज़्यादा उनके पास ऐसे शल्य चिकित्सा अस्त्र थे जिससे वो अपनी शल्य चिकित्सा करते थे, जिसमें जंग नहीं लगता था। तो ये परंपरा कैसी रही होगी। उसने जाकर वहाँ अपनी पार्लियामेंट में भी इसका बयान दिया कि किस तरीके से उसकी नाक जोड़ी गई और किस तरह की समृद्ध परंपरा है। और उसके बाद वहाँ की संसद में, ब्रिटेन की संसद में इस पर चर्चा हुई है कि कैसे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया जाए। लॉर्ड मैकाले से पहले उनके जो अधिकारी थे वो यहाँ आए और उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया, पूरे भारत को समझा कैसे समृद्ध बना। तो देखा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, भारत का कोई गांव, कोई कोना, कोई जाति, कोई वर्ग, यहां तक कि महिला और पुरुष में भी कोई भेद नहीं है। सब शिक्षित हैं और शिक्षा के साथ सब आनंदित भी हैं। वहां जाकर जब उन्होंने रिपोर्ट पेश की, वो 1780 पेजेस की रिपोर्ट दी और उसमें बोला कि मैंने पूरे भारत को घूमा, वहां एक भी भिखारी नहीं मिला, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भीख मांग रहा हो। यानी सभी संपन्न थे। और ऐसे विद्यालय है जहां पर 200 बच्चे भी पढ़ते हैं, गुरुकुल, विद्यालय नहीं, गुरुकुल, जो 200 बच्चे से लेकर और 2000 बच्चे भी पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो एक एक विषय में बहुत पारंगत हैं। बच्चा 5 साल की आयु में भर्ती होता है और 18 वर्ष की आयु में या 23 साल की आयु में जब निकलता है तो समृद्ध संपन्न ज्ञान के साथ में उसके हाथ में धन भी होता है, कौशल भी होता है, और वो जाकर कोई नौकरी करना इस ध्येय से नहीं, स्वावलंबी बनकर स्वरोजगार की ओर अपने आप को बढ़ाता है। ऐसी स्वस्थ परंपरा जब वहाँ उन्होंने बताई, समझाई, तो उसके बाद लॉर्ड मैकाले भी आए। उन्होंने भी यहाँ पूरा भारत का दर्शन किया, वही पाया जो उनको बोला गया था। यानी भारत का शिक्षा तंत्र, भारत की स्वस्थ गुरुकुल परंपरा कितनी उन्नत रही है। तो ये साधारण बात नहीं है। हर गांव अपने आप में सशक्त रहा उस समय, और गुरुकुल गांव के ऊपर परावलंबी नहीं है, स्वावलंबी है। मैंने उसमें सुना कि एक गुरुकुल ऐसा था जो गांव समाज का सहयोग करता था। उस समय 1 एकड़ में 54 क्विंटल धान उगाने की क्षमता रखते थे। और ये विद्यार्थी केवल पढ़ाई नहीं, श्रम भी करते थे। विद्यालय के आसपास की जमीन में श्रम करते थे, उससे जो उपजता था वो अपने गुरुकुल में उपयोग करते थे, और उसका जो बचा हुआ भाग था वो समाज को देते थे, सरकार को देते थे, सहयोग करते थे। इस भाव के साथ वो दूसरों की
सहायता करते थे। ये नहीं कि सरकार से पैसा लेकर फिर चल रहे हैं, ऐसा नहीं। और इसीलिए उस समय के शिक्षा, उस समय के शिक्षक, उस समय के गुरु, इनका अलग ही स्थान था। इसीलिए तो बोला ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु की ये जो श्रेष्ठ परंपरा, ये जो सबसे उच्च स्थान दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि उनके कारण से ही हमारा भारत देश इतना उन्नत हुआ। जब विदेशों के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने रिसर्च की तो पाया कि इतनी स्वस्थ परंपरा नहीं। एक बात मुझे और ध्यान में आती है, ये लॉर्ड मैकाले जाके बोलते हैं शिक्षा का तो मैंने अध्ययन कर लिया, वहाँ शिक्षा की बात तो मुझे समझ में आ गई और शिक्षा का विषय भी मुझे समझ में आया, लेकिन लोग वहाँ विद्या की बात जो कर रहे थे वो मैं आज तक समझ नहीं पाया। शिक्षा में और विद्या में अंतर वो समझ नहीं पाया। और वो विद्या क्या थी जो हमारे यहाँ बोला भी जाता है, योग विद्या। ये जो विद्याएं हैं उस शिक्षा से अलग है, यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार की यहाँ पर परिपाटी रही। शिक्षा को तो डाटा एनालिसिस उन्होंने करके बताया और उसमें बताया कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा शिक्षित थी और ज़्यादातर शिक्षण के कामों में महिलाओं का भी योगदान था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा भारत देश कितना उन्नत रहा है, इस भारत देश की शिक्षा परंपरा कितनी उन्नत रही। लेकिन 1840 से 1850 के आसपास पहला विद्यालय खुला था साउथ में, तमिलनाडु में, वहाँ से वो परंपरा उन्होंने डाली। और उसके बाद 1840 के बाद मोंटेसरी परंपरा या ये विदेशी जो स्कूलों की परंपरा ये लागू हुई और गुरुकुलों के प्रति हमारे भारत के लोगों का, अपने ही लोगों के प्रति एक अवमूल्यन शुरू हो गया। गुरुकुल में पढ़ा हुआ जो संस्कृत बोल रहा है, जो हिंदी में बोल रहा है, जो अपनी मातृभाषा में बोल रहा है, मराठी में बोल रहा है, जो अपनी कन्नड़ में बोल रहा है, जो मलयालम में बोल रहा है, उसको हीन भाव से देखने लगे। धोती पहनने वाला, यानी ये तो फिर ऐसे ही है। उस समय फिर कोट की परंपरा शुरू हो गई, कोट की परंपरा शुरू हुई, टाई की परंपरा शुरू हुई। भारत देश के लिए टाई और कोट की कोई आवश्यकता ध्यान में तो नहीं आती, लेकिन हमारे स्कूलों में जाने अनजाने अभी भी वो परंपरा का परिपालन करते हैं। ऐसी परंपराओं से सोचना पड़ेगा कैसे हम भारत को वापस पुनः विश्वगुरु की बात कर सकते हैं। हमें जब विश्वगुरु बनना है तो अपनी यहाँ की जो माटी है, अपने यहाँ की जो थाती है, हमारे यहाँ का जो कहते हैं भाषा है, भूषा है, भोजन है, भजन है, ये चीज़ें अपनी मौलिक ही अपनानी पड़ेंगी और अपने आप के ऊपर गर्व करना सीखना पड़ेगा। हमारी जो विल पावर मारने की कोशिश की गई, भारतीय समाज की विल पावर को मारा गया, इस विल पावर को जगाएंगे और अपने आप को अनुभव करेंगे कि हम कोई सामान्य नहीं, हम श्रेष्ठ परंपरा के द्योतक हैं। हमारे पुरखे, हमारे ऋषि महर्षियों ने इतनी अच्छी परंपरा दी है हमें, उसके द्योतक हैं। ये जब भाव हम हर भारतीय का जागेगा तो आप देखेंगे यही हिंदी, यही हमारी मातृभाषाएं जो पूरे देश भर में बोली जाती हैं। और यह विविधता, ये विशेषता है हमारी, हर बोली, हर भाषा, ये हमारी विशेषता है। और ये विशेषता इतनी अच्छी है कि अपने आप में आनंद पैदा करती है, जैसे सतरंगी हो या इंद्रधनुषी भाषा हो। ऐसा हमारा भारत देश, इसको हमें आगे बढ़ाना है, शिक्षा व्यवस्था को मिलजुल कर अच्छा करना है।